नमस्कार, वक्त हो चुका है नॉन स्टॉप एट 9 का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। ऑक्सीजन संकट के कारण हो रही मौतों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केंद्र सरकार को एक बार फिर कड़ी फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार लोगों की मौतों से आंख मूंद सकती है, लेकिन अदालत ऐसा नहीं कर सकती। 120 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के साथ 6 टैंकर्स को लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली के आईसीडी ओखला पहुंच गई है। 282 ऑक्सीजन सिलेंडर, 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और मेडिकल उपकरणों के साथ कुवैत से उड़ान भरने वाली फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुकी है। केजरीवाल सरकार की कोशिशों से रामलीला मैदान में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण भी आखिरी चरण में है, लेकिन तमाम मशक्कत के बाद भी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत बरकरार है। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर हासिल करने के लिए लोग 24 घंटे तक कतारों में खड़े हैं। अस्पतालों में भी ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। लोगों की सांसें टूट रही हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण डॉक्टर मरीज की जान नहीं बचा पा रहे। परिजन ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। केंद्र से केजरीवाल सरकार की गुहार भी दिल्ली को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं दिला पा रही है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तल्ख तेवर दिखाए हैं। ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए दो टूक कह दिया है कि देश में जो हालात हैं उसे देखकर आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। हम लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। केंद्र ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली है, हम ऐसा नहीं कर सकते। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र बनाए गए हैं। वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली में कई लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। कुछ जगहों पर ऑक्सीजन को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कमी का संकट कम हो। एमिकस क्यूरी के सुझाव पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर महाराष्ट्र में इस वक्त ऑक्सीजन की खपत कम है तो वहां के कुछ टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं। हम इस तथ्य पर नहीं जाएंगे कि 700 मीट्रिक टन की आपूर्ति करनी है या गैस के बाकी कोटे को पूरा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने को कहा है। ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करने लगे। दिल्ली सरकार ने अदालत में आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई टैंकर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हो रही है, लेकिन केंद्र सही से सप्लाई नहीं कर रहा है। दोनों पक्षों में तीखी बहस के बाद अदालत ने हस्तक्षेप किया और उसने दिल्ली सरकार को भी ऑक्सीजन संकट से निपटने को लेकर कई अहम सुझाव दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि जैसे ब्लड बैंक होता है, उसी तर्ज पर ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक बनाया जा सकता है। जहां लोग ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर सकते हैं, उन्हें जरूरत हो तो वहां से ले जा सकते हैं। इस पर काम करें और लोगों को समझाएं कि वो जरूरत न होने पर सिलेंडर बैंक में जमा कर दें। बीते कई दिनों से दिल्ली ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रही है। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा अस्पताल ऑक्सीजन को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। दिल्ली के मुनी मायाराम अस्पताल ने हाईकोर्ट में अपील की है कि हमारे पास सिर्फ 30 ऑक्सीजन बेड्स हैं, लेकिन हमें नकारा नहीं जा सकता है। हमें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। हमारे अस्पताल में हर रोज मौतें हो रही हैं और सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई करने में नाकाम है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी के मुद्दे पर भी हाईकोर्ट ने सियासी दलों से सवाल दागा। हाईकोर्ट ने पूछा कि जनता से सिलेंडर सरेंडर करने की अपील करने में नेतृत्व कहां फेल हो गया है। क्या किसी राजनीतिक पार्टी या नेता ने ऐसी अपील की है? प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज़ 24। और इस वक्त आप सब जानते हैं, पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। महामारी से बचाव सिर्फ वैक्सीन से ही मुमकिन है, लेकिन देश में वैक्सीन की भारी कमी है। ज्यादातर टीकाकरण केंद्र बंद है। जो चालू है वहां भी नाम मात्र का ही टीका है। अब लोग परेशान हैं। मुंबई से अहमदाबाद तक वैक्सीन की कमी से हाहाकार है। 18+ वालों के लिए टीकाकरण अभियान में आगाज से वो लोग मुसीबत में पड़ गए हैं जिनकी उम्र 45 के पार है और जो वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी में आए दिन ऐसे लोग दूसरी डोज के लिए अल सुबह ही टीकाकरण केंद्र पहुंच जाते हैं, लेकिन यहां आकर पता चलता है कि वैक्सीन तो है ही नहीं। मुंबई के अलग अलग वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन के लिए अफरा तफरी मची हुई है। खास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा सीनियर सिटीज़न की। सीनियर सिटीज़न को लेकर काफ़ी परेशानी है। सीनियर सिटीज़न मुंबई के अलग अलग सेंटर में पहुंच रहे हैं। बीएमसी ने आज कई दिनों के बाद शुरुआत जब की कि वैक्सीन मिलेगा सीनियर सिटीज़न को, 45 साल के उम्र से ऊपर के लोगों को, लेकिन सुबह जब 7 साढ़े 7 बजे वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो महज कुछ डोज थी। मात्र जो बताया जा रहा है कि 910 डोजेस थी जो सीनियर सिटीज़न को दी गई। उसके बाद वैक्सीन खत्म हो गई। ऐसे में
जो लोग आ रहे हैं भारी संख्या में, सीनियर सिटीजन अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं, वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लोग हाथ पांव जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन सेकेंड डोज दिया जाए। महामारी को लेकर तो हर कोई डरा है, लेकिन जिन्हें ज्यादा सावधानी की दरकार है वो सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा परेशान है। प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि दूसरी डोज जल्द से जल्द दो, वरना मर जाएंगे। और मुझे कल रात में शेड्यूल किया है, उन्होंने बोला आज है मेरा सेकंड वैक्सीन। पहला वैक्सीन मैंने 4 तारीख को लिया था, फिर उन्होंने बोला आज आपको मिल जाएगा। कल रात में किया 10 बजे 9 बजे, तो फिर आज अभी खत्म हो गया बोल रहे हैं। जी आप आई हैं सेकेंड डोज के लिए, क्या कह रहे हैं लोग और कहाँ से आई हैं? एक मिनट, ये कह रहे हैं कि 9 से डोसेस ही उनके पास थे, और जो सुबह आए सीनियर सिटीजन फॉर सेकंड डोज वो तो खलास हो गया है और आगे की बात नहीं कर रहा है, वो दूसरे लोगों से बात कर रहा है। हेल्पलाइन इज़ वेरी यूजलेस। 3-3 4-4 घंटा हम लोग ट्राई करते हैं, फिर भी 2-3 नंबर है तो रिंग बजती है, कोई उठाता नहीं तो इमीडिएटली आता है कि लाइन इज़ व्यस्त, आप यानी यू होल्ड ऑन, नहीं तो बाद में फोन करिए। हेल्पलाइन इज यूजलेस। मुंबई के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर बीकेसी जंबो सेंटर के बाहर भारी भीड़ से अफरा तफरी मच रही है। सीनियर सिटीजन हालात से बेहद परेशान हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारी खड़े हैं, लोगों से पूछ रहे हैं सीनियर सिटीजन कि आखिर हमें वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही है, जबकि कुछ लोगों को वैक्सीन सेकंड डोज दी गई है। सर आपकी शिकायत क्या है, आप आए हैं, क्या कहा जा रहा है इनकी तरफ? अभी सेकंड डोज नहीं, कुछ वैक्सीन ही नहीं है, तो क्या फायदा क्या इधर आके? बीएमसी ने ट्वीट किया है। अभी बीएमसी जब ट्वीट करती है तो हर आदमी बीएमसी का हैंडल देखेगा क्या? नहीं देखेगा। आप पहले से कल अगर हमको बता देते कि आज डोजेस मिलने वाला है 45 प्लस वाले लोग को, तो ये सीनियर्स को इतनी तकलीफ होती क्या? लेकिन हम 4 दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं। तो आज बोलते कल आओ, कल जब आते परसों आओ, आते हैं और कल आए तो बोले अभी मिलेगा नहीं, 2-3 दिन बाद आओ। अभी इसके बाद यहाँ पे डोजेज आते हैं तो पता कैसे चलेगा? बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर को सिर्फ 900 डोज मिली है, जो महज घंटे भर में ही खत्म हो गई। जो सुबह 6 से 7 बजे के बीच पहुंचे उन्हें तो वैक्सीन मिल गई, लेकिन बाकियों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। सवाल यह है कि अगर 900 डोज बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर को मिले हैं और भारी संख्या में सीनियर सिटीजन आना शुरू हो चुके हैं, तो आखिर वो अब जाए तो जाए कहाँ? क्यों पूरी तैयारी नहीं थी? क्यों 900 डोजेस पे ही लोगों को मैसेज भेजे गए और लोग दूर दूर से आने लगे? यहाँ पर स्थिति बद से बदतर हो गई, लोग आपस में कहासुनी शुरू हो गई। पुलिस और प्रशासन और जो लोग यहाँ पर आए थे वैक्सीन लेने के लिए, तो स्थिति गंभीर है। लोगों को समझना होगा, प्रशासन को भी समझना होगा। हालांकि किल्लत के बावजूद जिन्हें दूसरी डोज हासिल हो गई वो गदगद दिखे, वैक्सीन पाकर धन्य हो गए। मिल गया, कैसा रहा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम हमारा ये किया, सिस्टमेटिकली किया, अच्छा से पूछता है सब, बहुत खुश हो गया, इतना काम करता है वो। हालांकि हर कोई इतना खुशनसीब नहीं था। अपनी बारी का इंतजार करते रहे कई सीनियर सिटीजन थक कर चूर हो गए। सुबह ही फोन किया, बोला है 8:15 बजे, तो फिर क्या करेगा? तो हम लोग चले आए। फिर अभी क्या करने का? अभी आप बोलते नहीं है। पहला इंजेक्शन है मेरा, शारदा गणेश शिंदे, मेरे को इंजेक्शन नहीं मिल रही है। बाबा हॉस्पिटल जाके आया, वो बोलता है राजेवाड़ी में जाओ, बीकेसी में जाओ, बीकेसी में आएगा, इधर भी नहीं बोल रहे। हम लोग किधर जाए? मेरा नाम का इंजेक्शन गया किधर? कहने के लिए 18 प्लस ड्राइव भी जारी है। मुंबई जैसे बड़े शहर को 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए सिर्फ 2500 वैक्सीन मिले, और उसे भी 5 सेंटर्स में 500 कर बांटा गया। वैक्सीन की किल्लत से गुजरात भी परेशान है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में 45 से ज्यादा उम्र वालों का टीकाकरण रोक दिया गया है। लोग वैक्सीन सेंटर से निराश होकर लौट रहे हैं। गुजरात में इस समय जो सबसे बड़ी खबर है वो है यहाँ पर कई सेंटरों पर वैक्सीनेशन बंद हो गया है। गुजरात, सूरत और वडोदरा, ये 2-3 बड़े शहर हैं, वहाँ पर वैक्सीन नहीं है और इसकी वजह से अब जो वैक्सीनेशन होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, वो फ़िलहाल बंद है। मैं इस समय यहाँ के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिया गया है। लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि वैक्सीन नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोग आए हुए हैं, इन्हें भी जानकारी नहीं है कि आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है। जो जत्था पहुँचना चाहिए था इनके पास, वो वैक्सीन यहाँ नहीं पहुँची है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन बंद है। टीकाकरण केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है, लोग परेशान हो रहे हैं।
देखिए आप राजधानी भोपाल के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर, यहाँ पर वैक्सीन हो नहीं रहा और देखिए दरवाज़ा यहाँ पर बंद है। लोग जरूर वैक्सीनेशन के लिए पहुँच रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ना कर्मचारी मौजूद है ना कोई मौजूद है और इसकी कोई सूचना भी नहीं दी गई। तमाम लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन के लिए अब पहुँच रहे हैं, चूँकि 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन समूचे मध्य प्रदेश में जारी है और इसी के तहत लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन अभी की हम तस्वीरों की बात करें तो वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से बंद है। वैक्सीन कब लगेगा, जो लोग पहुँच रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि इस वैक्सीन सेंटर पर इसकी जानकारी देने वाला भी कोई नहीं है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामले और अस्पतालों में दूसरी तरफ बेड और दवाओं की किल्लत। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब बिहार सरकार ने, आपको बता दें, कल से 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों और मौतों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। नीतीश सरकार ने 5 मई यानी कल से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही ट्वीट पर इसकी जानकारी दी है। सीएम के निर्देश पर गृह विभाग ने इसके नियम भी जारी कर दिए हैं। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। आदेश के मुताबिक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, पार्क और जिम भी बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्मस्थल पर पाबंदी जारी रहेगी, वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, गैर जरूरी आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। बिहार सरकार की घोषणा के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। गृह विभाग के आदेश के मुताबिक अस्पताल, नर्सिंग होम, दवा की दुकानें, मेडिकल लैब खुले रहेंगे, एम्बुलेंस सेवाएं भी जारी रहेंगी, जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे, बिजली, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन के काम चलते रहेंगे। दूर संचार और डाक विभाग से संबंधित कार्यालय पहले की तरह काम करेंगे। सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ठेले पर घूमकर सब्जी बेचने वालों को छूट मिलेगी। बिहार सरकार के फैसले पर पटना शहर के आम लोगों की राय मिली जुली है। ऐसे ये पहले कर देना चाहिए था। जितना ज़्यादा क्षति हो रहा है कोरोना की वजह से, जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऑफिस स्कूल बच्चे तक बीमार पड़ रहे हैं, तो ये पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए था। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है, क्योंकि लोग ऐसे भी अगर लॉकडाउन नहीं होता है तो बाहर निकलते ही हैं, कितना भी मना किया जाए तो लॉकडाउन एक्चुअली में पहले ही होना चाहिए था, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों नहीं हुआ। लेकिन अब हुआ है तो अच्छा है, लोग उसको सुने, उसको माने तो ज़्यादा बेटर है और घर में रहें तो सेफ रहेंगे। सरकार लॉकडाउन लगा दिया तो ठीक बात है, लेकिन खाएगा आदमी कहाँ से? गरीब आदमी है, टेम्पू चलाने वाला है, बड़ी दिक्कत मुश्किल निभाने पड़ता है। ऐसा बात कैसे होगा? कुछ तो सरकार को करना चाहिए। कैसे गरीब आदमी जिएगा? लेना देना बहुत रहता है, बाल बच्चेदार आदमी कैसे जिएगा, खाएगा? बड़ी दिक्कत है हर तरह की। सियासी पार्टियों ने लॉकडाउन के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही ये भी मांग कर दी है कि गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों का ख्याल रखना होगा, वरना गरीबों का गुस्सा सरकार पर भारी पड़ सकता है। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए पहले नाइट कर्फ्यू लागू किया गया था। बहुत से जिलों में डीएम ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन भी किया था और अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। काफी स्वागत योग्य कदम है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को इसके बारे में विशेष मार्ग निर्देशिका जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। निश्चित रूप से लॉकडाउन से कोरोना संक्रमण की जो चेन है वह टूटेगी। आम लोगों से भी हमारी अपील है कि आप घरों में रहें, मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का निश्चित रूप से पालन करें। बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाने का अंततः फैसला कर लिया। देर से ही सही, लेकिन सरकार का ये फैसला दुरुस्त है, इसलिए कि अब सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सरकार पूरी तरह से कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने में नाकाम साबित हुई। सरकार का पूरा सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है, लेकिन अब एकमात्र ही रास्ता बचा था लॉकडाउन का। वो सरकार को लगाना पड़ा, लेकिन इससे जो गरीब प्रभावित होंगे उनकी चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आपने लॉकडाउन का फैसला तो ले लिया है, लेकिन इस फैसले के साथ साथ आपको दिहाड़ी मजदूर और गरीबों की चिंता करनी होगी। जो लोग रोजाना मेहनत कर करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनको हर मामले से छूट मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने बैंकों से कर्ज लिया हुआ है, जो लोग किराएदार हैं, किराए पे रह रहे हैं, उनका किराया माफ होना चाहिए। बैंकों के लोन का जो इंटरेस्ट है वो माफ होना चाहिए। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जनता के बीच में आक्रोश पनपेगा, जिसका नतीजा बिल्कुल खराब होगा।
सोमवार को कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी और इलाज को लेकर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया था। हाईकोर्ट ने महाअधिवक्ता से ये कहा था कि वो राज्य सरकार से बात कर 4 मई को ये बताएं कि राज्य में लॉकडाउन लगेगा या नहीं। माना जा रहा है कि अगर सरकार लॉकडाउन नहीं लगाती तो हाईकोर्ट कड़ा फैसला ले सकता था। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और बात बंगाल की विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कल सुबह 10:45 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली को भी न्योता मिला है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में जारी हिंसा की तुलना बंटवारे के वक्त की हिंसा से कर दी है। We are committed to fight this ideological battle and the activities of TMC, which is full of intolerance, and we are ready to fight democratically. प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।